नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आप सबको दिवाली की और इस त्योहारी सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आज हम इस खास एपिसोड को लेकर के आए हैं जो कि फायदे के फंड है। यानी कि यहां पर बात होगी म्यूचुअल फंड्स की, जिसके जरिए आप अपने वेल्थ क्रिएशन में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए, कैसे एसआईपीस के जरिए आप अपना पोर्टफोलियो मजबूत करें, ये सब कुछ हम आज फायदे के फंड में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं चक्रवर्धन कुपाला जी, को फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्राइम वेल्थ फिनसर्व के। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर पहले तो हम इस डिस्कशन को जरूर म्यूचुअल फंड्स पर लेकर के जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि इस समय बाजार के हालात क्या हैं ये भी जान लिया जाए, क्योंकि नए संवत की शुरुआत हो चुकी है। संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बात सिर्फ बाजार की नहीं, बात सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, बात यहां पर म्यूचुअल फंड्स की भी है। म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम अपने मार्केट एक्सपर्ट के साथ जानेंगे। सर आपके पास आते हैं। पहला सवाल जो मेरा होगा अपने दर्शकों के लिए, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह बाजार गिरता नजर आया है और उसके बाद चढ़ने की कोशिश कर रहा है बाजार, रिकवरी मोड में आने की कोशिश कर रहा है बाजार। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स को आखिरकार क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जो लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि उनका पोर्टफोलियो एक मजबूत पोर्टफोलियो बन सके? या सो मार्केट का फ्लक्चुएशंस के वक्त म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय एक सूझबूझ भरा और स्ट्रैटेजिक अप्रोच जरूरी होता है। हम्म। यहाँ कुछ सिंपल और डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज है जो आपके इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांग और सेफ बनाने में मदद कर सकते हैं। हम्म। स्ट्रैटेजी वन, इन्वेस्टमेंट जारी रखें। तो जब मार्केट नीचे जा रहा है हो तो अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए रखे जरूरी है। जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एओ, यहाँ की एसेट अंडर मैनेजमेंट 30 जून 2024 तक 61.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, जो पिछले 10 सालों में लगभग 6 गुना बढ़ा है। ये दिखाता है कि मार्केट अक्सर लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का पोटेंशियल भी रखता है। एंड टू, डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखे। जो डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना और रिस्क को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल है। 2024 में कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ने अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे कि मल्टी कैप फंड्स 35.6% रिटर्न दिया है। लार्ज कैप फंड्स 32% रिटर्न दिया है। मिड कैप फंड्स 55% रिटर्न दिया है। अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा प्रोटेक्शन और कॉन्सिस्टेंट रिटर्न्स जो है रिटर्न्स दे सकते हैं। और स्ट्रैटेजी नंबर 3, इसको बोलता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है। इस स्ट्रैटेजी में आप थोड़े थोड़े पैसा रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाता है। इसका फायदा यह है कि आप इमोशन में आके बड़े डिसीजंस लेने से बचते हैं और मार्केट के उतर चढ़ाव का इंपैक्ट कम होता है। तो स्ट्रैटेजी 4 यह है कि कैश रिजर्व बनाए रखे। मार्केट का वॉलेटिलिटी जो भी टाइम रहता है वो टाइम में कैश रिजर्व रखना भी जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको जब भी मार्केट का गिरावट का वक्त जो होता है वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल सकता है। एंड 5 जो है, स्ट्रैटेजी 5, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का उसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी और डेब्ट का मिक्स होते हैं। ऐसा मार्केट कंडीशन में यूजफुल हो सकते हैं। जैसे हाइब्रिड फंड्स ने 2024 में लगभग 28% का रिटर्न दिया है। इन फंड्स में इक्विटी का बड़ा पोर्शन होने से रिस्क और रिटर्न्स का अच्छा बैलेंस मिलता है और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सेफ भी होता है। एंड 6 है, स्ट्रैटेजी 6, पोर्टफोलियो को पीरियोडिक रिबैलेंस रखना है। तो रिबैलेंस करना है पीरियोडिकली, जैसा टाइम टू टाइम
अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हाई वैल्यूएशन एसेट जो होता है वो इंटरेस्ट का हाई वैल्यूएशन सेंटर जो होता है इसमें, सो हाई वैल्यूएशन एसेट्स को एडजस्ट किया जा सके। एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करता है कि अभी का हाई मार्केट वैल्यूएशन के टाइम पे कुछ एसेट्स को सेल करके पोर्टफोलियो को बैलेंस में भी रखना चाहिए। एंड करंट मार्केट कंडीशन है 2024 जैसा बात हो रहा है करंट मार्केट कंडीशंस का ऊपर, 2024 में कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज नेगेटिव वैल्यूएशन होने के बावजूद इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का सेंटर बनी हुई है। बेंचमार्क इंडाइसेस जैसा निफ्टी और सेंसेक्स अभी मजबूती से थोड़ा ट्रेड हो रहा है, जिसमें निफ्टी का पीई रेशियो लगभग 23.9 पर है। हाई वैल्यूएशंस को देखते हुए हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ है और स्टेबल रिटर्न्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। एंड जी कंक्लूजन, यस जी सर, हाइब्रिड फंड्स की हमने बात की। हाइब्रिड फंड्स के अलावा सर कुछ थीमैटिक फंड्स भी हैं। थीमैटिक फंड्स की अगर हम बात करें, जैसे इंफ्रा फंड्स हो गए, डिफेंस हो गए, ऐसे थीमैटिक फंड्स हैं कई। तो क्या इसमें इस समय निवेशकों को निवेश करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इंफ्रा और डिफेंस शेयरों की काफी ज्यादा पिटाई हुई है, आपने देखा होगा। या हमारे निवेशक भी जिस तरीके से बाजार को ट्रैक करते नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज नोटिस की है, इंफ्रा और डिफेंस में शेयर्स काफी ज्यादा गिरावट दिखाते नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या इंफ्रा और डिफेंस के थीमैटिक फंड्स में निवेश करना बेनिफिशियल हो सकता है? अक्टूबर 2023 में हम्म। इंफ्रा और डिफेंस सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम्म। आप इंफ्रा और डिफेंस जैसा थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, हम्म। तो ये कुछ डाटा ड्रिवन इंसाइट्स है, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। हम्म। वन, इंफ्रा सेक्टर की करंट सिचुएशन है, वो अक्टूबर में इंफ्रा सेक्टर काफी प्रेशर में था। हम्म। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज और रेट साइज का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने के लिए मिला। और हम्म। सेक्टर का एवरेज रिटर्न पिछले एक साल में इंफ्रा सेक्टर ने लगभग 69.63% का, मतलब आसपास 70% आसपास का आपको रिटर्न्स दिया है। लेकिन हम्म। पिछले 6 महीने में ये सिर्फ 33%, मतलब 50% उसमें से 33% के आसपास रहा। तो इस डाटा से ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर में है, पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी है। ये फ्लक्चुएशन सिग्नल देते हैं कि इंफ्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। सो डिफेंस सेक्टर का बात करेंगे। डिफेंस सेक्टर की करंट कंडीशन है, अक्टूबर में डिफेंस सेक्टर भी इंपैक्ट में था, जिसमें ग्लोबल टेंशंस और सप्लाई चेन इश्यूज ने बड़ा रोल प्ले किया। सो हम्म। स्ट्रॉन्ग डिमांड बेस, डिफेंस सेक्टर में डिमांड स्ट्रॉन्ग रहती है, जिसमें ऑर्डर बैकलॉग और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा हम्म। योगदान है। ये सेक्टर का रेवेन्यू और स्टेबिलिटी को दिखाता है ये सेक्टर अब। एंड सप्लाई चेन इशू, डिफेंस कंपनीज को सप्लाई चेन बॉटलनेक्स फेस करने पड़ रहा है, जो प्रोडक्शन और डिलीवरी को अफेक्ट करते हैं। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड और स्टडी कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पर स्टेबिलिटी बनाए रखने के पोटेंशियल भी है। डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस का इंपॉर्टेंस है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसा थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस मेंटेन करना जरूरी है। हाई वॉलेटिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क की वजह से ये फंड्स एक कॉशियस और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ देखना चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा जो है, थीमेटिक फंड्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। हम्म। इंफ्रा और डिफेंस में स्ट्रैटेजीज का जब आप एलोकेट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजीज है, ये सेक्टर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल रखते हैं। तो थीमेटिक एलोकेशन करते वक्त केयरफुल एनालिसिस और सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी जरूरी रखे। एंड अक्टूबर की गिरावट के बावजूद ये सेक्टर फ्यूचर ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जैसा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से सपोर्टेड है।
आप अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स का छोटा हिस्सा ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म अप्रोच रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। और ये भी कहा है हमारे मार्केट एक्सपर्ट ने कि थीमेटिक फंड्स वॉलेटाइल काफी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होते हैं थीमेटिक फंड्स, ये इनका कहना है। लेकिन सर बात शॉर्ट टर्म की भी होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर बाजार में निवेश किया जाता है, लॉन्ग टर्म में ये बात देखी जाती है कि हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना रहे। पर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, छोटी अवधि की बात करें, तो क्या अच्छे रिटर्न के लिए निवेशकों को कोई खास रणनीति अपनानी चाहिए? अगर ऐसा है तो वो क्या रणनीति होनी चाहिए सर, जिससे शॉर्ट टर्म में निवेशकों को बेहतर मुनाफा मिल सके? अगर आप छोटी अवधि में अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, हम्म। तो आप कुछ सिंपल और डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जो आज के मार्केट ट्रेंड्स पर बेस्ड है। वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स पर ध्यान दें। जैसा 2024 में कुछ सेक्टर्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जैसे टेक सेक्टर एक है। टेक सेक्टर ग्लोबल और इंडियन टेक स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में लगभग 18 to 20% ग्रोथ दिखाई है। हम्म। इंडियन आईटी फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। और भी कई सेक्टर्स आउटलुक नेक्स्ट 2-3 सालों में काफी अच्छा रहेंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है तो जिन सेक्टर्स का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उन सेक्टर्स या फिर थीम्स के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि सेक्टर एंड थीम बेस्ड फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, और इन फंड्स में सही टाइम पे एग्जिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड स्ट्रेटजी है डेब्ट और लिक्विड फंड्स। तो शॉर्ट टर्म आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत रिस्क है, तो आप थीमेटिक और जहां पोटेंशियल है वो देख सकते हैं। अदरवाइज डेब्ट एंड लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए डेब्ट और लिक्विड फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अभी के डाटा का हिसाब से लिक्विड फंड्स पिछले 6 महीने में लिक्विड फंड्स ने लगभग 4 से लेके 5% का रिटर्न दिया है। हम्म। ये फंड्स मार्केट का वॉलेटिलिटी के वक्त भी स्टेबल और सेफ रहते हैं। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है जो डेट फंड्स है, 2024 में ये फंड्स अब तक लगभग 6 to 7% रिटर्न दे चुके हैं। स्टेबल रिटर्न्स और लो रिस्क के लिए ये फंड्स काफी सुटेबल है। एंड जब भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, हाई रिटर्न्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट न्यूज और ट्रेंड्स पर नजर रखें। मार्केट अपडेट्स और न्यूज पर नजर रखें। बिना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। आपको जैसा मार्केट अपडेट्स और न्यूज पर नजर रख के बिना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। कुछ पॉइंट्स जो हेल्प कर सकते हैं, जैसा आरबीआई पॉलिसी अपडेट्स। 2024 के लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट स्टेबल रखा है, जो शॉर्ट जी। टर्म फिक्स्ड इनकम फंड्स को सपोर्ट करता है। जी। सेकंड इज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। मिडिल ईस्ट और यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो कमोडिटीज और एनर्जी स्टॉक्स पर असर डाल सकते हैं। हम्म। रीसेंट डाटा के हिसाब से एनर्जी और कमोडिटी स्टॉक्स में लगभग 10 से लेके 12% तक ग्रोथ हुई है। कंक्लूजन ये है कि इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके आप छोटी अवधि में अपना रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी हाई होता है, इसलिए हर डिसीजन रिसर्च और सूझबूझ के साथ लेना, और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखना। जी। जी, तो मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखने की जरूरत है। ये तो सर हो गई शॉर्ट टर्म की बात। जैसे कि हमने अभी थीमेटिक फंड्स की भी बात की, वैसे ही अब अगला सवाल अगर मैं आपसे लूं तो वो होता है कि अक्टूबर में सेंसेक्स और निफ्टी में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। ये हम सबने देखा है। बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स काफी टूटते नजर आए, 6% से ज्यादा की गिरावट हुई। ऐसे में इंडेक्स फंड्स की जब बात आती है सर, क्योंकि थीमेटिक फंड्स हमने डिस्कस किया, उसके बाद शॉर्ट टर्म में किस तरीके के फंड्स में हमने पैसा लगाना चाहिए पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया।
तो बात अब आती है सर इंडेक्स फंड्स की, क्योंकि इंडेक्स फंड्स में एसआईपी काफी लोगों के फोकस पर है, काफी लोग एसआईपी इसमें करना चाहते हैं। तो इस माहौल में, ये जो मूड माहौल चल रहा है बाजार का, गिरावट का जो दौर आया था अभी बाजार में, क्या उसको देखते हुए इंडेक्स फंड्स में एसआईपी जारी रखना सही फैसला होगा आपके हिसाब से? यहाँ कुछ सिंपल पॉइंट्स है जो हम्म। ये समझने में मदद करेंगे कि सिर्फ जारी रखना कैसे फायदा हो सकता है। हम्म। सिर्फ जारी रखने के फायदा ये है, रुपी कास्ट एवरेजिंग का फायदा। हम्म। जब मार्केट नीचे जाता है तो वही सेम एसआईपी अमाउंट से आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। इससे आपका इन्वेस्टमेंट की एवरेज कास्ट कम हो जाती है। हम्म। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो ये यूनिट्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी आपका ओवरऑल रिटर्न्स को बढ़ा सकती है। एंड सेकंड इज कंपाउंडिंग का इफेक्ट। रेगुलरली इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जो टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। हम्म। एसआईपी जारी रखने से कंपाउंडिंग का इफेक्ट और भी स्ट्रांग हो जाती है, जो हम्म। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। और हम्म। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बना रहता है। जैसा एसआईपी से आप रेगुलर और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। बिना मार्केट का उतर चढ़ाव से परेशान हुए, इस तरह से आप मार्केट का इमोशनल इंपैक्ट से बचे रहते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब पहुंचते हैं। जी। और करंट सिचुएशन के हिसाब से अभी मार्केट में गिरावट है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का बेस स्ट्रांग है। हम्म। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सिर्फ हम्म। कंटिन्यू रखने से आपका आप मार्केट पे डिप का फायदा उठा सकते हैं, और जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू और भी बढ़ेगा। हम्म। आज की गिरावट के बावजूद इंडेक्स फंड्स में सिर्फ कंटिन्यू रखना एक वाइज डिसीजन हो सकता है। ये आपको मार्केट के उतर चढ़ाव को लिवरेज करने और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न अर्न करने में मदद करेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म है तो सिप को रोकने की जगह इस डिप का फायदा उठाइए और डिसिप्लिन बनाए रखिए। जी बिल्कुल। फायदा उठाने की सलाह है यहाँ पर इस डिप का। तो बाजार में जो उतार चढ़ाव का माहौल चल रहा है उसमें इस समय मौका ढूंढना चाहिए कि कहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो बेसिकली मजबूत कर सकें। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, और आज भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस डिप का फायदा उठाने की जरूरत है हमें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी। सर अगर बात की जाए किसी व्यूअर के हिसाब से, या जिस तरीके के हमारे पास व्यूअर्स हैं, जिस तरीके के निवेशक इस समय बाजार में मौजूद है, जो एसआईपीस करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, उनका बेसिकली लक्ष्य होता है कि अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर सके, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। सर इस तरीके का बेसिकली लक्ष्य होता है। तो अगर उनके व्यू पॉइंट से मैं एक सवाल लूं, तो अगर 15 साल में 1 करोड़ का किसी ने टारगेट फिक्स कर रखा है, 1 करोड़ रुपए का, निवेशकों को इस 1 करोड़ रुपए के लिए आने वाले 15 साल में किस तरीके से रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके के फंड्स पर फोकस करना चाहिए ताकि उनका ये टारगेट मीटअप हो सके? या, अगर आपका 15 साल में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट है तो हम्म। एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच लेना जरूरी है। हम्म। या कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज है जो आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। सिप का फायदा उठाइए। हम्म। इस गोल को अचीव करने के लिए मंथली एसआईपी एसआईपी या कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12 से लेके 15% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15,000 से लेके 17,000 17,000 के मंथली एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। सालों के साथ इस अमाउंट में थोड़ा इंक्रीमेंट 6-7% लेके इन्फ्लेशन का भी ख्याल रखा जा सकता है। एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करें। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफी सूटेबल है, हम्म। क्योंकि इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल हाई होता है। हम्म। आप कुछ अलग अलग फंड टाइप्स पर फोकस कर सकते हैं।
एग्जाम्पल लार्ज कैप फंड्स है, ये बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो हम्म। लॉन्ग टर्म में स्टडी ग्रोथ दिखाते हैं। एंड सेकंड है मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, हम्म। रिस्क भी हाई होता है, इसलिए ये लॉन्गर टर्म के लिए बेटर है। थर्ड इज फ्लेक्सी कैप फंड्स है, ये फंड्स हम्म। लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मिक्स पोर्टफोलियो रखते हैं, जी। जिससे ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन का बैलेंस भी मिलता है। हम्म। एंड जो थोड़ा थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स में भी इन्वेस्ट करें, अगर आप हायर रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जैसा टेक या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड फंड्स में छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टर्स का सिलेक्शन मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमी का हिसाब से किया जा सकता है, हम्म। पर इनमें हाई रिस्क और वोलेटिलिटी होती है, तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही एलोकेट करें। इंडेक्स फंड्स का जी। ऑप्शन भी है। इंडेक्स फंड्स मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं हम्म। और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स देने के लिए जाते हैं। इसमें इनका एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है और ये मार्केट का मेजर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लॉन्ग टर्म में इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है और ये वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड जी। फाइव, एनुअल सिप टॉप अप स्ट्रैटेजी है। हम्म। इसमें हर साल अपने सिप अमाउंट में 10 to 15% का इंक्रीमेंट लाना बेनिफिशियल हो सकता है। ये सिप हम्म। टॉप अप स्ट्रैटेजी है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम करने और आपका टारगेट तक जल्दी पहुंचने में हेल्प करती है। 15 सालों में ये इंक्रीमेंटल इंक्रीजेस से ओवरऑल ग्रोथ में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और डेब्ट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में छोटा एलोकेशन रखें। अगर आप रिस्क थोड़ा मॉडरेट रखना चाहते हैं या मार्केट वोलेटिलिटी से बच रहना चाहते हैं, तो डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स में माइनर एलोकेशन कर सकते हैं। हम्म। ये फंड्स स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्क को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इन जी। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करके आप 15 सालों में अपने टारगेट तक पहुंचने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। जैसा कि आपने बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे निवेशकों को जरूर फायदा देंगी। सर, ये तो हुई म्यूचुअल फंड्स की बात। अब बात थोड़ी गोल्ड की भी कर लेते हैं, गोल्ड में निवेश की भी कर लेते हैं। तो जो गोल्ड ईटीएफ है उसने 2024 में अच्छा रिटर्न दिया है। हमने जिस तरीके से बाजार को उतार चढ़ाव के दौर में देखा, उस तरीके का जो रिटर्न हम उम्मीद कर रहे थे, उस हिसाब से गोल्ड ईटीएफ ने 2024 में बेहतरीन रिटर्न दिया। आगे भी ऐसे ही रिटर्न की उम्मीद क्या की जा सकती है, या निवेशकों को अब इक्विटी का रुख कर लेना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, इक्विटी बेहतर या गोल्ड इस समय? 2024 में हम्म। गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। हम्म। मार्केट में अवेलेबल 17 गोल्ड ईटीएफ स्कीम ने पिछले एक साल में लगभग 29% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये हम्म। परफॉर्मेंस सोचने की प्राइजेस में सोने की प्राइजेस में तेजी और हम्म। इन्वेस्टर्स की बढ़ती इंटरेस्ट को दिखाता है। हम्म। लेकिन आगे भी वैसे ही हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि गोल्ड प्राइजेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, हम्म। जैसा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, जी। इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। इन फैक्टर्स में चेंजेस आने से गोल्ड की प्राइसेस में उतर चढ़ाव आ सकता है। हम्म। दूसरी तरफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी एक जरूरी ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ने हाई रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हम्म। इनमें हाई रिस्क भी शामिल होता है। 2024 में मल्टी कैप फंड्स ने 35.6% और लार्ज कैप फंड्स ने 32% का रिटर्न दिया है। गोल्ड का जैसा 29 है, इसमें 35 और 32% भी आया है लार्ज एंड मल्टी कैप में। जी। इन्वेस्टर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बनाए। हम्म। गोल्ड ETF और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करके रिस्क बैलेंस किया जा सकता है और हम्म। पोटेंशियल रिटर्न्स भी इंप्रूव हो सकता है। हम्म। अपनी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी बनाना इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं।
जी बिल्कुल सर। सर आपने काफी स्ट्रैटेजीज भी बताई, और गोल्ड में और इक्विटी में से किस तरीके से दोनों में निवेश करना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये सब कुछ आपने हमारे व्यूअर्स को बताया है। उम्मीद है कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपने हम लोगों को बताई हैं इस समय, उससे काफी कुछ हमारे व्यूअर्स को जानने को मिलेगा, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मजबूत करने में उनको मदद मिलेगी। सर हमारे साथ जुड़ने का, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने का, और हमारे व्यूअर्स को वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके जरिए हमारे व्यूअर्स अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आने वाले समय के लिए और मजबूत कर पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चक्रवर्धन जी, जिन्होंने इस समय फायदे के फंड में हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़कर आपको किस तरीके के फंड्स में निवेश करना चाहिए, निवेश से पहले फंड्स को लेकर के किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, और गोल्ड ईटीएफ या फिर इक्विटी में से क्या आपके लिए बेहतर होगा, इन सब मुद्दों पर अपनी राय रखी है, आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं इस खास इंटरव्यू में, इस खास बातचीत में। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अब इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी सुनते जाइए। हमने जो भी डिस्कशन यहाँ पर किया है वो आपकी जानकारी के लिए था, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हमने यहाँ पर डिस्कशन को रखा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस फायदे के फंड के एपिसोड में। सिर्फ इतना ही, एक बार फिर आपसे फायदे के फंड के एपिसोड में मिलेंगे और जानेंगे कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में आप किस तरीके से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।